जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले की मशहूर वकील दीपिका सिंह राजावत को मुतासिरा के कुनबे ने हटा दिया है। बच्ची के वालिद ने पठानकोट कोर्ट में वकील दीपिका सिंह राजावत को केस से हटाने की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने अब मंजूर कर लिया है। तो अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं राजावत को लेकर कि उन्हें ये पहले से पता था ये केस किस तरह का है। पहले उन्होंने तमाम तरह की सुर्खियां बटोरी और एक तरह से हम ये कहें कि उस बच्ची के जो वालिद हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से वो एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो हासिल कर रही थी उससे भी उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो खुद जो जिस तरह से सामने आ रही हैं, लाइमलाइट उनको मिल रही है, लेकिन केस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। ये उनके वालिद का कहना था और ये पता था राजावत को कि इस तरह से डे टू डे सुनवाई होगी, उन्हें जाना पड़ेगा। आखिर अब ऐसी क्या बात आ गई कि तमाम तरह की मजबूरियां अब वो गिना रही हैं। पहले क्यों नहीं उन्होंने इस तरह की बातें कही? इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। 2 हमारे साथ अभी खास मेहमान श्रीनगर से जुड़ेंगे। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अहमद साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर नदीम साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। जब आप इस पूरे केस को देखते हैं, पहली बात तो इस केस पर बहुत सियासत हुई, इसको किस तरह से किस नजरिए से पेश किया गया वो किसी से छिपा नहीं है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा। उसके बाद ये वकील साहिबा सामने निकल कर आई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जिस तरह से उनकी तस्वीर आई, जिस तरह की उनकी बातें सामने आई। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से अब ये केस एक तरह से लाइमलाइट से हट गया तो उनका इंटरेस्ट भी लूज हो गया इसमें? देखिए मैडम, ये इस तरह के मामला जो हुए हैं, मैंने इस जानिब काफ़ी गौर व खौस किया पहले भी जब ये मामला शुरू हुआ था। तो इस तरह के मामला वेस्ट में भी कुछ हुए हैं जिन पर एडवोकेट या दूसरी तरह के सोशल एक्टिविस्ट ने इस तरीके के काम किए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए पेश किया है और एक मुहाफिज या एक रहबर के तौर पर अपनी पहचान को साबित करने की कोशिश की है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोफेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है और वो मीडिया वाला जो कैमरा है या मीडिया की जो कलम है हमसे दूर होती है, तो हम लोग उसी अपने पुराने ढर्रे के ऊपर चल पड़ते हैं और तब तक हम अपनी एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी को ले चुके होते हैं। ये मामला भी कुछ उस तरीके का है। आपने जिक्र किया कि पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही लूटी गई। न सिर्फ हिंदुस्तान में ये मामला बैरूनी ममालिक में भी पहुंचा था और ये टर्की वगैरह के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कुछ लोग टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था और दीपिका मैडम ने अपने आप को एक मुहाफिज के तौर पर प्रोजेक्ट किया था और काफी वाहवाही नहीं बल्कि हमदर्दी भी ली थी लोगों से। और एक वकील की जो अच्छी शिनाख्त होती है या छवि बनती है या एक तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो सारी चीजें लेकिन अब चूंकि मामला पुराना हो रहा है तो प्रोफेशनलिज्म मुझे ऐसा लग रहा है कि हावी हो रहा है और उस तरह का चार्म जो है वो कम हो गया मैडम का भी। और वकील को बदलने का मतलब, कोई भी आदमी अपने वकील को क्लाइंट तभी बदलता है जब उससे परेशान हो जाता है या दुखी हो जाता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि केस के अंदर कुछ जान दिखाई नहीं दे रही है। ये भी देखा जाए कि जो बच्ची है उसके जो वालिद हैं, आपको पता ही है वो किस प्रोफेशन से हैं और उनकी माली हालत भी किस तरह की है और बहुत ज्यादा उनकी माली हालत कमजोर है। ऐसे में अगर वो दूसरा वकील करेंगे, जाहिर सी बात है कि उसकी फीस उनको अफोर्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पर दीपिका ने खुद कहा था कि वो उस केस को लड़ेंगी और एक तरह से एक हीरो की तरह वो सामने निकल कर आई थी, क्योंकि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया था और फिर ये दिखाया गया था दीपिका सिंह राजावत को कि आप देखें ये भी उसी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन किस तरह से वो एक मुस्लिम बच्ची को वो बचा रही है, इंसाफ दिलाने के लड़ रही हैं। उन्हें तमाम तरह की धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी वो सब कुछ कर रही हैं। वो जम्मू से यहाँ तक आई, दिल्ली तक आई, तो तमाम तरह के प्रोग्राम तमाम तरह के प्रोग्राम देखा। एक सोशल मीडिया में, फेसबुक पर खास तौर पर एक तस्वीर थी जिसमें बहुत सारे जो एडवोकेट्स थे और एसोसिएट्स थे वो साथ में खड़े होकर कुछ हीरोइक इमेज टाइप डालकर उसे बार बार चला रहे थे। अब आपको क्या लग रहा है कि जब वाकई में एक इंसाफ के लिए उनको आगे बढ़ना था, जब वाकई में ये काम सामने आना था कि अब आपको डे टू डे हियरिंग में शामिल होना है, आपको पता था कि ऐसा होगा, कोर्ट हो सकता है इस तरह का ऑर्डर दे, तो अब आप पीछे हट रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो वालिद का कदम है
वो ठीक है? किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी, वालिद का कदम जाहिर है कि वालिद अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और हर वालिद यही चाहेगा कि वो अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाए या अपने बच्चे को इंसाफ दिलाए। और अगर उन्होंने इनका नाम वापस लिया है या उसकी अर्जी दी है तो यकीनन उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात तो होंगी और वो वजूहात उनके लिए पॉजिटिव नहीं होंगी। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो रही है या हरकत उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। ये यहाँ पर लापरवाही का भी मामला उन्होंने बताया, उन्होंने सवाल उठाया कि ये हियरिंग पर नहीं जाती है। तो अभी जैसे कि उन्होंने खुद अभी स्टेटमेंट के अंदर कहा, यहाँ तक कि उनको केस की पूरी नॉलेज तक भी नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो बहुत जो फैक्ट्स जो थे उसे वो नहीं बता पा रहे थे। जाहिर सी बात है। तो एक तो यह है कि आप नहीं जा पा रही, हो सकता है आपकी कुछ मजबूरियां हो, आपने 2-4 हेयरिंग जो है आपने मिस कर दी, समझा जा सकता है। लेकिन आप 2-4 बार ही अगर गई हो तो ये तो एक बड़ा सवाल है। ये तो केस को एक तरीके से कमजोर करने वाली भी बात है और आपके ऊपर निगाहें दुनिया भर की टिकी हुई थी। आपको एक मसीहा के तौर पर लोग देख रहे थे, तो एक जिम्मेदारी भी थी आपके ऊपर। दो खास अखलाकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आपने खुद ही आयद कर ली थी। एक अपनी हीरोइक इमेज दिखा करके मैं इस लड़की को, इस बच्ची के लिए इंसाफ की जंग लड़ रही हूँ। जी बिल्कुल। और 2 खास मेहमान श्रीनगर से जो हमारे साथ जुड़े थे वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर शाहीन आगा, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ श्रीनगर से, और इसके साथ ही एडवोकेट जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पूरा मामला जो आप देख रहे हैं कि जो मुतासरा बच्ची है उसके वालिद ने अब कहा है, एफिडेविट दाखिल करके बोला है कि वो नहीं चाहते हैं कि दीपिका सिंह राजावत जो है वो केस को आगे लड़े। आप किस तरह से एक वकील के तौर पर इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, इस कहानी में 2 पहलू हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक दीपिका जी का जो है अपना जाति मामला है कि वो क्यों नहीं जा पाए, और जहां तक लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि एक दीपिका जी का प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में उन्होंने दिन रात मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, और हर केस में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली कि ये केस में लड़ूंगी, इस केस की मैं पैरवी करूंगी, उस केस में किसी भी हद तक जाना है और अपने क्लाइंट को जो है पूरा सपोर्ट देना और अपने क्लाइंट का केस जो है कोर्ट के सामने रखना है। एक ऐसा दूसरा पहलू जो है इस कहानी का ये है कि एक बाप है, एक माँ है, बहनें हैं, भाई हैं, जिनकी एक छोटी सी नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ। वो अत्याचार सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, एक तरफ से पूरा इंडिया खड़ा है, मत से पूरा जम्मू एंड कश्मीर खड़ा है। सिर्फ ये उस फैमिली का सवाल नहीं है, एक तरफ से हमारी उम्मीदें थी जो दीपिका जी पे थी। तो दीपिका जी ने जितने भी निजी मामले थे उनके, जिनकी वजह से वो कोर्ट में नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपने क्लाइंट को एटलीस्ट बोल देना चाहिए था कि ये मामला है, मैं इस हेयरिंग पे नहीं जा सकती, अगली हेयरिंग पे नहीं जा सकती। तो कहीं पे मुझे लगता है कि दीपिका जी की जो मजबूरियां थी एटलीस्ट वो कहीं पे बोर्ड पे आनी चाहिए थी, उन पे डिस्कशन होना चाहिए था, क्योंकि मामला एक हेयरिंग का नहीं है और मामला सिर्फ एक पेरेंट का, एक क्लाइंट का नहीं है, मामला पूरे इंडिया का है, ग्रीवेंस पूरे इंडिया का है। जी, जाहिर सी बात है। और नाबालिग बच्ची जिसको हम गोदी में रखना चाहेंगे, बिल्कुल, जिस तरह इतना जुल्म जिसके ऊपर किया गया, और अब जबकि केस ये आगे बढ़ रहा था और एक उम्मीद थी कि शायद उसको इंसाफ मिले, तो अब इस तरह से लापरवाही सीधे तौर पर इसको कहेंगे जो देखने को मिल रही है। और उनका ये कहना कि मेरी जो प्रोफेशनल मजबूरियां हैं, आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा। जी, मेरी प्रोफेशनल मजबूरियां हैं इसलिए मैं नहीं जा पा रही और मेरे पास केसेस हैं, तो क्या उनके लिए ये केस जिसने उन्हें इतना बड़ा हीरो बनाया अब ये गैर जरूरी हो गया है क्या? बिल्कुल। डॉक्टर शाह, देखिए, मैं आपकी बात में यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। जी, दीपिका जी की कैरियर, मैंने जम्मू से LLB किया हुआ है, पढ़ाई मैंने जम्मू से की है। मैं दीपिका जी को कल तक नहीं जानता था, हालांकि मैं वहां पे जितने भी दिग्गज इस प्रोफेशन में थे सबको जानता था, उनके पास बैठना वगैरह रहता था, उनके साथ चाय वगैरह भी होती थी। हालांकि मैं उस टाइम पे स्टूडेंट ही था, लेकिन दीपिका जी कभी मेरी पिक्चर में, मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई। तो दीपिका जी पिक्चर में तब आई जब जो है कठुआ केस सामने आया, और दीपिका जी वॉलंटियरली सामने आई थी। दीपिका जी को किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने हायर नहीं किया था, तो एक वो प्रॉमिस के साथ आई थी। तो हम लोग उनको, जो अभी मेरे से पहले जो यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे उनको एक मसीहा समझने लगे सब। तो मैं भी बीइंग ए लॉयर, मैं भी चाहता था कि मैं इस केस में कुछ कर पाऊं। मैं अपनी जेब से पैसे खर्चने के लिए तैयार था, मेरे जैसे कितने सारे लॉयर्स, क्योंकि सब लॉयर्स का पैसा मकसद नहीं होता है। आफ्टर ऑल इट इज सोशल इंजीनियरिंग।
जो एडवोकेसी है, इट इज सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। तो इसमें कई सारे लोग तैयार थे, लेकिन दीपिका जी ने फ्रंट ले लिया और दीपिका जी को सपोर्ट मिल गया। दीपिका जी को किसी ने नहीं कहा आप साइड में हो जाइए, हम चले जाते हैं, हमने सपोर्ट दे दिया। लेकिन फिर बीच में ही जब पूरा जो है गेम ओवर हो गया कि दीपिका जी रातों रात हिट हो गई। कौन जी? दीपिका जी। जब रातों रात दीपिका जी इतना हिट हो गई, उसके बाद उनको मिला था, जो आज वो फीस की बात कर रहे थे, मेरे केसेस पड़े हैं जम्मू हाई कोर्ट में, कहीं और पड़े हुए, मैं उनको भी देखना चाहती हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता है उतना। तो आपने जो हासिल किया वो भी आपने इसी केस से हासिल किया। आपको कल तक कोई जानता नहीं था, मैं बता दूं आपको जी, आपको कल तक कोई जानता नहीं था, आपको इस केस ने मशहूर किया है और ये आप रिटर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल उन्होंने फेम हासिल की और कोई उन्हें जानता नहीं था। अचानक इस केस के बाद सबने बहुत अप्रिशिएट किया, एक मसीहा के तौर पर वो सामने। नदीम साहब, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर शाहीन जो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ही बात कर चाहूंगी। डॉक्टर शाहीन, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं? एक ऐसा मामला जिसने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत को उलट कर रख दिया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी सतह पर यह पूरा केस जो है वो सामने आया। इससे एक तरह से मुल्क की इमेज को भी एक धक्का लगा और ये लगा कि इसको हिंदू मुस्लिम करके दिखाया भी गया। फिर उसके बाद दीपिका सिंह राजावत सामने आती हैं और ये दिखाया जाता है कि देखिए, उसी समाज के अगर लोगों ने बच्ची के साथ ऐसा किया तो उसी मजहब की ये एक वकील है जो सामने आई है मसीहा बनकर। अब आपको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट उन्होंने क्यों लूज किया है? क्या लाइमलाइट जो उन्हें मिलनी थी वो उन्होंने हासिल कर ली, उनका मकसद पूरा हो गया? देखिए, मैं तो एक सोशलिस्ट हूँ, तो मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है ऑलवेज जी। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर कोई जिम्मेदारी आप लीजिए, सोच समझ के लीजिए, उसको पूरा कीजिए। और यहाँ एक बच्ची की बात है, यहाँ औरतों की इज्जत की बात है, और 8 साल की बच्ची जो है, एक मासूम बच्ची है, उसके साथ ऐसा होता है तो ना पॉलिटिक्स आनी चाहिए और ना यहाँ पे प्रोफेशन बीच में आना चाहिए। यहाँ पे ह्यूमैनिटी आनी चाहिए कि इंसानियत के नाते वो छोटी बच्ची है तो उनके माँ बाप को भी सपोर्ट दे, पूरी दुनिया दे। मैं भी तैयार हूँ देने के लिए पर्सनली। तो यहाँ पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चाहेंगे पेरेंट्स उनके, तो पूरी दुनिया उनकी मदद करेगी। आप भी कीजिएगा, ये भी करेंगे, हम भी करेंगे, पूरा हिंदुस्तान करेगा। सिर्फ जम्मू की बात नहीं है ये जी। ये मसला है छोटी बच्ची का, ह्यूमैनिटी का मसला है जी। बिल्कुल नदीम साहब, आप और कुछ मेरे कहना ख्याल से तो पूरी दुनिया को मदद करनी चाहिए पेरेंट्स। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लोग उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए, ऐसा नहीं है। दीपिका सिंह जो है, उन्होंने खुद आकर कहा कि वो केस लड़ना चाहती हैं, तो लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया और यही वजह रही कि ना सिर्फ वो नेशनली बल्कि इंटरनेशनली वो एक हीरो के तौर पर सामने निकल कर आई। नदीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, यकीनन उनकी मकबूलियत का ज़ामिन यही केस बना, जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने फरमाया कि इससे पहले उनकी कोई वाज़ेह शिनाख्त नहीं थी और इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आना चाहिए। मैं मैडम की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये मामला जो ह्यूमैनिटी का भी है और हमारी ही छोटी बच्ची का ये मामला है, इसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, ये सारे के सारे जराइम पेशा लोग हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन एक मसीहा के तौर पर अपने आप को पहले आप प्रोजेक्ट करते हैं, फिर अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, तो ये दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर आप जो है मामलात के तई भी ईमानदार नहीं है और अपने प्रोफेशन के तई भी ईमानदार नहीं है। यहां आपको अपनी एक बेहतर इमेज जो है, जिस तरीके से आपने पहले अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, उसे बरकरार रखनी चाहिए थी, ताकि जुडिशरी के ऊपर और वकला के ऊपर जो है हमारा एतमाद कायम रह सके। अगर आप इस तरीके के पैर पीछे खींच लेंगे और बीच मझधार में छोड़ देंगे, और आप ये सोचें कि आपके ऊपर से तो और आपके प्रोफेशन के ऊपर से तो उस वालिद का आप दर्द समझिए कि उसने कितने एतमाद आपके ऊपर दिखाया कि उसने पूरा केस ही आपको ऊपर आपको हैंडओवर दे दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका सिंह राजावत ही थी जिन्होंने इस तरह की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, वो सामने आ गई, वो लाइमलाइट में आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद सामने आके कहा कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने केस ले लिया था, उनके वालिद ने तमाम तरह के प्रेशर के बावजूद भी दीपिका को ही वकील रखा। और अब दीपिका को ये सोचने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि जो जिम्मेदारी आपने ली थी, जिस एक केस ने आपको हीरो बनाया, एक मसीहा बनाया, आप आज उसी से अपना हाथ खींच रही हैं और आप ये कह रही हैं कि आपके ऊपर और बहुत जरूरी काम है, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। तो ये क्या है फिर?
ये सोचने वाली बात है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है जिसको आपने लिया था? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।